सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जी हाँ, भारतीय प्रेम और देशभक्ति की जब जब बात आती है, जब जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर जब एक दूसरे के विचार साझा करते हैं, तो तिरंगा अभियान भी जो अपने आप में शिखर को छूता, पराकाष्ठा को परिलक्षित करता दिखाई देता है। और जब तिरंगा अभियान की बात आती है तो हमारे देश में एक ऐसा चेहरा जो यूं तो रिटायर्ड डीएसपी हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो तिरंगे को ही जीते हैं। बचपन से तिरंगे के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या उन्होंने युवा काल में भी जो है लोगों को प्रेरित किया है तिरंगे के सम्मान के लिए? देश में सबसे बड़ा तिरंगा फहराने की जब बात आती है तो रवि अत्रोलिया जी का नाम खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है। ये एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी शख्सियत है जो कि पूरी तरह से राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत नजर आती है। इंदौर से उनका गहरा नाता है और जब एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने उनके घर पर दस्तक दी तो पूरी तरह से तिरंगामय वातावरण भी नजर आया और उनकी बातों से तिरंगे के सम्मान की कहानी खुद ब खुद बयां हो गई। कैसे वो अपनी अभिव्यक्ति रखते हैं और इस गणतंत्र दिवस पर कैसे तिरंगे के सम्मान का एक बड़ा संदेश संप्रेषित कर रहे हैं, आइए जानते हैं एमपी न्यूज पर क्या कुछ कहना है रिटायर्ड डीएसपी और तिरंगा अभियान के प्रमुख रवि अत्रोलिया जी का। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत ने पूरे विश्व के सामने यह साबित करा था कि वह कितना ताकतवर है। संविधान में नैतिक मूल्य, अधिकार और कर्तव्य जो है वो देश के लोगों के प्रति वहां तो लिखे हुए ही हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर जब हम बात करते हैं अधिकारों की, कर्तव्यों की, तो एक और जो सबसे ज्यादा पहलू जो सामने आता है वो होता है हमारा तिरंगा। क्यों लहराया जाता है ये तिरंगा इन खास पर्वों पर, और क्या खासियत तिरंगे के रंगों के प्रति भी क्या खासियत होती है, वे भी हम आप तक आज पहुंचाएंगे। हमारे साथ में हैं डॉक्टर रवि अत्रोलिया सर, जो आपको तिरंगे के बारे में वो इंफॉर्मेशन देंगे जो आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगी। हम आपसे आज मुलाकात करवाते हैं रिटायर्ड डीएसपी डॉक्टर रवि अत्रोलिया सर से। सर ने हाल ही में एक अभियान भी शुरू करा है। सर, आज उस अभियान को भी 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या वो अभियान है एंड कब आपने ये शुरू करा, क्या कहानी रही इस अभियान की? बहुत ठीक। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस अभियान की शुरुआत खुद मुझसे हुई है। क्यों कि इंदौर में सुमित्रा ताई जो लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने 95-96 में एक समसामयिक अध्ययन केंद्र जो हिंदी साहित्य समिति में वहाँ पर बनाया और आज भी उसका मैं प्राइमरी मेंबर हूँ। वहाँ पर उन्होंने नवीन जिंदल, वो एक नवयुवक जिसने राष्ट्रीय झंडे को अपने घरों प्रतिष्ठानों में फहराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी और सिंगल बेंच से वो जीता भी, और फिर मामला डबल बेंच में चला गया। लेकिन उसी दौरान ताई ने उस युवक को इंदौर आमंत्रित किया एक गोष्ठी के रूप में। उसका संचालन मैंने किया। उस वक्त उस युवक के जो तिरंगे झंडे के बारे में जो जानकारियां थी सुनकर मैं दंग रह गया और अपने आप पे शर्म आई मुझे कि मैं पुलिस की नौकरी की मुझे 25-26 साल हो गए हैं, फिर भी मुझे इतनी जानकारी क्यों नहीं। तो और उसकी वजह भी साफ है कि मेरी पीढ़ी और आपकी पीढ़ी तक के बच्चों को अगर जोड़ूं तो 15 अगस्त 26 जनवरी पर हमें स्कूल में बुला लिया जाता था। हम बैठ जाते थे और एक सफेद बाल वाला भाषण देता था, झंडा फहराया गया है देखिए। हमारे एक टीचर जो होते थे वो किनारे खड़े होकर इशारा करते कि हमें कब ताली बजाना है। हम ताली बजाते थे और हम सिर्फ बैठे रहते थे, इसलिए कि कार्यक्रम के बाद हमें लड्डू मिलता था, जबकि हमें बताया जाना चाहिए था कि झंडा क्यों फहराया गया है। ये हमें नहीं बताया। ये कमी मेरे को लगा कि यार ये जब मेरी पीढ़ी तक में है और अभी मौजूदा पीढ़ी तक में ये जानकारी नहीं है तिरंगे के बारे में, तो इससे हम देशभक्त होने की भावना या उसकी उम्मीद क्यों करें? क्योंकि जब उसे पता ही नहीं कि झंडे के लिए हमें जान देनी है तो वो क्यों देश के लिए तब वफादार रहेगा। दैट्स वाई मैंने सोचा कि जो कमी मेरे साथ रही, जो शिक्षकों ने नहीं बताई मेरे को, अब मैं स्कूली बच्चों और कॉलेज के बच्चों को मैं बताऊंगा कि राष्ट्रध्वज क्या है और इसके लिए जान क्यों देना है, तब तो बात बनेगी।
इसके लिए फिर मैंने शोध कार्य किया, बहुत प्रदेशों में घूम के जानकारी इकट्ठी की, काफ़ी साहित्य इकट्ठा किया, और पुलिसिया दिमाग था तो उसमें ये भी पुष्टि की कि इसमें कोई गलत जानकारी ना आ जाए। ये सारी जानकारी तैयार करी, और दैनिक भास्कर के कार्टूनिस्ट जो इस्माइल लहरी हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैंने उनको बताया कि यार मैं इस तरह से कार्यक्रम करना चाहता हूँ, तो उनके द्वारा एक पोस्टर बनवाए हमने झंडों के, जो मैं आज भी मेरे पास मौजूद हैं और पीपीटी में भी चल रहे हैं। तो वो अपना फाइन आर्ट्स कॉलेज के बच्चों को लेकर मेरे मलारगंज स्थित मकान क्वार्टर पे आए थे। वहाँ हम लोगों ने बैठे करीब 15-20 दिन तक इस काम को अंजाम दिया कि मैं बताता जाता था और वो पोस्टर बनाते थे और रंग भरे जाते थे उसमें। जब ये प्रोग्राम तैयार हुआ तो इसके बाद फिर हमने पहला प्रोग्राम इंदौर की सेंट राइफल स्कूल में 22 जुलाई 1997 को किया। और 1997 को क्यों? क्योंकि 1997 में भारत आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था। और मैं आज दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे का भी 75वां जन्मदिन है। तो 50वें जन्मदिन पर मैंने स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ तिरंगे झंडे की ये वर्षगांठ मनाई 50वीं, और उसके बाद फिर स्कूलों बच्चों तक ये जाना शुरू कर दिया। और इस तरह से मैं ये भावना बढ़ाना चाह रहा हूँ कि ये बच्चे समझ जाएं, और इसका परिणाम भी मुझे मिलने लगा है। जी बिल्कुल सर, जब हम लोग अभी तिरंगे की बात कर ही रहे हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन कलर है। सर जब पहला तिरंगा बना था 1907 में, उसके कलर डिफरेंट थे, एंड देन मॉड्यूलेशन हुए तिरंगे के, फिर 3 कलर फाइनल करे गए, बीच में चक्रा भी रखा गया, अशोक चक्र भी रखा गया। क्या महत्व है इन तीनों कलर्स का, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। बढ़िया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1904 में विवेकानंद जी की शिष्या अपने निवेदिता, उनके द्वारा एक झंडे की कल्पना क्यों की गई, इसकी वजह बता दूं। 1857 तक आते आते तक हमारे देशवासियों में स्वतंत्र होने की भावना जाग उठी थी, और सारे उस वक्त 565 रियासतें थी भारत में, उन सबको इकट्ठा करने के लिए कमल फूल भेजकर इकट्ठा किया गया था, और उसका नेतृत्व सौंपा था बहादुर शाह जफर को। और उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि अब अंग्रेजों से हमें मुक्ति पानी है और क्रांति की शुरुआत करनी है। तो तारीख तय हुई 31 मई 1857। और जो आज की युवा पीढ़ी होती है नहीं, वो बेसब्री होती है, वो चाहती है कि जो भी मिले अभी मिले। तो आपकी पीढ़ी का एक युवक था मंगल पांडे, उसने 31 मई का इंतजार नहीं किया, 29 मार्च 1857 को उसने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी, और आज़ादी की लड़ाई शुरू भी हो गई। सारे राज्य रजवाड़े शामिल होते थे। मैं ये 1857 और 1904 के बीच की बात इसलिए कर रहा हूं कि इतना लंबा समय होने के बाद भी भारत आज़ाद नहीं हो पाया था, कारण कि जो रियासतें शामिल होती थी वो अपने स्वार्थ के लिए शामिल होती थी, उनका स्वार्थ पूरा होता तो वो हट जाती थी। और दूसरी बात ये थी कि 565 रियासतों के जो नागरिक थे वो अपनी रियासत के लिए वफादार थे, अपने झंडे के लिए वफादार थे। उन सबको जोड़ने वाला कोई एक झंडा हमारे पास नहीं था। यही सोचकर सिस्टर निवेदिता ने एक झंडे का नमूना बनाया था 1904 में। तो उसने क्या किया, काले रंग के कपड़े के ऊपर कुछ प्रतीक चिन्ह लगाए, और उस वक्त उनके साथ थे जगदीश चंद्र जी बसु और रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक ही शब्द में कह दिया कि निवेदिता, ये तुमने काले रंग का जो चुनाव किया है, भारत में काला रंग बुराई का प्रतीक है, तो इसलिए इसे तो आप चेंज करो। फिर उसने 1905 में आके पहला झंडा बनाया जो चौकोर था, लाल रंग का था, और उसमें बीच में था वज्र, और उसके बाएं और दाएं लिखा था वंदे मातरम, और उसकी चारों भुजाओं पर 108 द्वीप लगे थे, मंगल ज्योतियां बनाई गई थी, बंधनवार थे। लाल रंग तो उसका प्रतीक रखा था संघर्ष का, और पीला रंग से जो अंकित किए थे वो थे और संघर्ष पर विजय के लिए। 1905 में ये तैयार हुआ। 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ हिंदू मुस्लिम के आधार पर, और बंगाल में विरोध शुरू हो गया उस आंदोलन का। फिर 7 अगस्त 1906 को जब इस विरोध आंदोलन की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी, तब वहां पर पहला 3 रंग का झंडा फहराया गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। उस झंडे में क्या था कि सबसे ऊपर थी हरे रंग की पट्टी, नीचे बीच में थी पीले रंग की, और सबसे नीचे थी लाल रंग की पट्टी। ऊपर हरे रंग की पट्टी पर थे 8 अधखिले कमल जो 8 रियासतों का प्रतीक थे।
सफेद रंग की पट्टी पर नीले रंग से वंदे मातरम माँ में हलंत के साथ लिखा गया था, और लाल रंग की पट्टी पर एक तरफ था सूरज और एक तरफ था चांद। और यह सांप्रदायिक सौहार्द का एक बहुत अच्छा उदाहरण था। यह तो हुआ 1906 का झंडे का। 1907 की बात बताना चाहता हूं कि विदेशों में भारत की आजादी की और झंडे से परिचय कराने का श्रेय जाता है मैडम भिखेजी कामा को। वो तारीख थी 22 अगस्त 1907। मैडम भिखेजी कामा जो थी वो स्टुटगार्ट में एक सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने अपने बदन से लिपटे हुए कपड़ा निकाला और हवा में लहराते हुए कि मेरे देश के झंडे ने आकार ले लिया है। ये झंडा कलकत्ता का जो ध्वज था बिल्कुल उससे मिलता जुलता था, बिल्कुल सेम रंग का, रंग वही थे, रंग के ऑर्डर वही थे। प्रतीक चिन्ह में थोड़ा सा फर्क आया कि हरे रंग की पट्टी पर कमल खिले हुए दिखा दिए गए, पीले रंग की पट्टी पर सफेद रंग से वंदे मातरम पर बिंदी के साथ अंकित हुआ, और लाल रंग की पट्टी पर सूरज चांद यथावत रहे। और इस तरह से ये झंडा जब आया तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कलकत्ता ध्वज को जैसे ही अस्तित्व में आया था 1906 वाला, तो दिसंबर 1906 में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। तो वहां पर दादा भाई नौरोजी ने इस झंडे को फहराया था, कलकत्ता ध्वज को, और इस तरह से सारे भारत के लोग इस झंडे की इकट्ठे होने लग गए, हो गए, मतलब सारी रियासतें छूट गई। उनको लगा कि अब भारत को पूरे देश में तो एक झंडा मिले तो झंडे के साथ चल पड़ा। इस तरह से ये मैडम भिखेजी कामा का झंडा अस्तित्व में आया। इसी के बाद आता है इतिहास डॉक्टर अपना लोकमान्य तिलक और मैडम, तो उन्होंने होम रूल लीग पार्टी गठन किया था, और उसमें उनके द्वारा भी एक झंडा बनाया गया था जिसमें वो चौकोर था वो, और उसमें 5 थी लाल रंग की पट्टियां और 4 थी हरे रंग की पट्टियां। उसमें चांद तारा भी था, सप्तऋषि भी थे, और कॉर्नर पे यूनियन जैक था। लड़ाई चूंकि यूनियन जैक के खिलाफ लड़ रहे थे तो वो झंडा पॉपुलर नहीं हो पाया। फिर आता है 1921 का वक्त, जब गांधी जी ने विजयवाड़ा में अपना एक अधिवेशन चल रहा था, तो वहां पर उनके मन में आया कि एक झंडा बनाया जाए। उन्होंने पिंगले वेंकैया को बुलाया जो झंडा बनाने में एक्सपर्ट था, उससे कहा कि एक झंडा बना के लाओ। तो उस वक्त चूंकि झंडे धर्म आधारित होते थे, 1 घंटे की अवधि में वो लाल और हरे रंग के कपड़े को जोड़कर हिंदू और मुस्लिम के आधार पर झंडा बना के लेके आ गया। और इसी 1 घंटे में गांधी जी का चिंतन चला। उनको याद आया कि यंग इंडिया नामक पत्रिका में उन्होंने खुद एक आर्टिकल लिखा था कि भारत का राष्ट्रध्वज कैसा हो, क्यों हो। उसमें उन्होंने लिखा था कि इस भारत भूमि पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो ध्वज ऐसा हो कि जो उनको सबको अपना सा लगे और उसके लिए वो अपनी जान तक दे सके। तो उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि इसमें अन्य धर्मों के प्रतिनिधि स्वरूप एक सफेद रंग की पट्टी जोड़ो, ठीक है, जैसे बाकी अपने पर परसेंटेज जो है। तो वो झंडा जब जोड़ा तो उसमें फिर एक चरखा भी हम देखते हैं, चरखा ध्वज जिसको कहते हैं। इसके बारे में एक स्पष्टीकरण बता दूं कि गांधीवादियों को भी नहीं पता था कि ये चरखा गांधी जी ने डलवाया या किसी और ने। दरअसल गांधी जी ने नहीं डलवाया ये, उस वक्त जालंधर के लाला हंसराज रायजादा उनके पास मौजूद थे। उन्होंने कहा कि दुनिया के झंडों में प्रतीक चिन्ह लगे हुए हैं और चरखा भारत में आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया है, तो क्यों ना अपने इस झंडे पर चरखा लगा जाए। तो उनके कहने पर यह झंडा उस पर लगा। वो झंडे का जो क्रम था, देखिए, एक सांप्रदायिक सौहार्द का एक बेमिसाल नमूना। आज भी अगर उसका पालन किया जाए तो द्वेष मिट जाएगा। वो क्या था? सबसे ऊपर थी सफेद रंग की पट्टी, बीच में थी हरे रंग की पट्टी, नीचे थी लाल रंग की पट्टी और उस पर चरखा अंकित था। अगर हम इन्हें धर्मों के प्रतीक समझ लें तो भारतीय संस्कृति पता क्या कहती है कि हिंदू संस्कृति कहती है कि सबल को निर्बल का बोझ उठाना चाहिए। सबसे नीचे है लाल, उसके ऊपर है हरा, उसके ऊपर है सफेद। कल्पना कर लो, मतलब कि हम इन सब का बोझ उठाना और उनको सबको साथ लेके चलना, तब तो भारत बनेगा, राइट। तो ये झंडा बना। इसके बाद फिर आती है 1931 की बात। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हो रहा था। वहां पर पिंगले वेंकैया ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक पार्टी ध्वज बनाया जो हमारे तिरंगे झंडे जैसा था। इसमें चक्र की जगह वहां पर चरखा है। ये कांग्रेस का पार्टी ध्वज और आज भी है पार्टी ध्वज वो। क्योंकि नरम दल और गरम दल के आंदोलनों से इतने तीव्र हो गए थे कि अंग्रेज घबरा उठे। 1946 में उन्होंने तय किया कि भारत को तो अब आजाद कराना पड़ेगा भाई। तो वो चाहते थे कि रक्तहीन सत्ता परिवर्तन हो जाए। तो लॉर्ड माउंटबेटन को जून में 1946 में इंडिया लॉर्ड गवर्नर बना के भेजा गया। उन्होंने नेताओं को इकट्ठा किया और कहा कि भाई हम आने वाले वर्षों में आपको आज़ाद कर देंगे,
तो आप अपने देश का शासन कैसे चलाना चाहेंगे, जो नियम कायदे बनाना चाहें आप बना लीजिए, उसके लिए आप संविधान सभा का गठन कर लीजिए। दिसंबर में संविधान सभा का गठन हुआ, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कई कमेटी जिसमें कि भाई कानून कौन बनाएगा, संविधान कौन बनाएगा, दीगर व्यवस्थाओं के लिए कैसा कैसा सब पूरे खांचा तैयार किया गया, कमेटियां बनी। एक उप कमेटी थी तिरंगा, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अधिकृत किया गया, अध्यक्ष बनाए गए। तो मैं अब यहां पर ये बात कहना चाहता हूं कि कि जब सभी धर्मों के और पार्टियों के विचारधारा के लोग इकट्ठे हुए, उस वक्त नेहरू जी ने कहा कि भाई आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इसी झंडे को अपन राष्ट्रध्वज बना लेते हैं। तो उसका एक विरोध हुआ। उसके लिए दो बातें थी। पहली बात तो ये थी कि विश्व में हम किसी भी देश के झंडे को देखें तो उन देशों में किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रध्वज में परिवर्तित नहीं किया गया। क्यों? कि सत्ता पार्टियां बदलती रहती सत्ता में आने के लिए, तो फिर तो विवाद हुआ कि झंडा हमारा नहीं, अब इनका हम क्यों रखें। तो इसलिए वो अपना पार्टी ध्वज को राष्ट्रध्वज में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इस बात पे वो कांग्रेस का पार्टी ध्वज तो कैंसिल हुआ। फिर जब चर्चा हुई तो रंगों पर तो सहमति बन गई कि ठीक है भाई, ठीक है, हमारा झंडा आयताकार होगा, केसरिया सफेद और हरे रंग हो जाएगा, मगर चरखे का विकल्प क्या हो। तो चरखे के विकल्प के लिए उन्होंने, हमने देखा सारनाथ की शिला में, तो उसमें धर्म चक्र बना हुआ था, काफी तीलियां थी उसके अंदर। इन विद्वानों ने उस चक्र को अडॉप्ट किया कि भारत की प्रगति हो। चक्र प्रगति का प्रतीक है, तो चक्र की लिए लिया। अब सवाल यह था कि भारत की प्रगति कितनी हो, तो उन्होंने कहा 24 घंटे प्रगति हो, इसीलिए चक्र में 24 सलाखाएं डाली गई। अब चक्र का जो रंग है नीला, इसके पीछे भी गहरी सोच है। यह सोच वो है, नीला रंग होता है अंतहीन, उसका कोई और छोर नहीं। कैसे? कि जिस तरह से अनंत और विशाल है नीला आकाश और अथाह गहरा है नीला सागर, मतलब इसकी कोई और छोर नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति अंतहीन हो, बियॉन्ड द लिमिट हो, सो लिहाजा नीला रंग उसमें चुना गया। चक्र बना, चक्र स्वीकार हुई, सबकी सहमति बनी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में पहुंचे पंडित नेहरू, और उन्होंने वहां पर एक गरिमापूर्ण भाषण दिया। उनके हाथ में तिरंगे के दो नमूने थे, एक था खादी का और एक था खादी सिल्क का। खादी का ध्वज आज भी कपड़ा महानियंत्रक कार्यालय कानपुर में सुरक्षित है, और सिल्क का ध्वज वो बाद में बताऊंगा, उसकी थोड़ा सा एक दुर्घटना जुड़ी है तो उसका। वहां पर उन्होंने कहा कि मैं आजाद भारत के प्रस्तावित राष्ट्र ध्वज के बारे में प्रस्ताव ही नहीं बल्कि ध्वज को भी साथ लेकर, उन्होंने पहली बार ध्वज को खोल के दिखाया। उन्होंने वहां पर ध्वज की कुछ खूबियां बताई थी, लेकिन वो खूबियां 47 वाली थी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आज जो हमारे श्रोता देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, इनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी एंकर जो है राधा जी, इन्होंने जो सवाल किया कि झंडे का महत्व क्या, रंग क्या है, तो ये इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस चीज को अब आप ध्यान से सुन लीजिए, दिमाग में उतार लीजिए। जब भी ध्वज को देखें तो इन्हीं बातों में देखकर आप कंफर्म करें कि हाँ ध्वज सही है या नहीं। यहां से पता चलेगा कि ध्वज स्टैंडर्ड फ्लैग है या नहीं। तो मैं इसमें जोड़ रहा हूं सारी को जो नेहरू जी ने उस वक्त बताई थी वो, प्लस ISI मार्क जो हमारे यहाँ लगता है, उनने क्या उसकी विशिष्टता निर्धारित की थी, वो फ्लैग कोड इंडिया, प्लस नेम एंड एम्बलम एक्ट जो है, राष्ट्र गौरव अधिनियम, इन सबको मिला के मैं आज फाइनल बात बताने जा रहा हूं। तो बस वो महत्वपूर्ण है, वो ये पंडित नेहरू ने कहा कि राष्ट्रध्वज खादी से ही बन सकता है, खादी सिल्क से बन सकता है और ऊन से भी बनाया जा सकता है। खादी का ध्वज जब हम बनाएंगे तो उसमें एक विशिष्ट प्रक्रिया रखी गई, वो ये कि 205 ग्राम खादी से 1 वर्ग फीट कपड़ा बनेगा। और हिट ये बात थी विशिष्ट कि ऐसे कपड़े का सूत हाथ से काता जाएगा और कपड़ा भी हाथ से ही बुना जाएगा। ये एक विशिष्टता थी। तो इस विशिष्टता से वो बनेगा कपड़ा, और इस विशिष्टता से कपड़ा जो है, उत्तरी कर्नाटक के जिला धारवाड़ के गर्ग नामक गांव है, वहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस प्रक्रिया पर ध्वज के कपड़े का निर्माण शुरू किया। वर्तमान में मांग बढ़ गई है तो 3 सेंटर और बना दिए, लेकिन नियम यही लग रहा है, उसमें कोई शिथिलता नहीं है। यहां तक कि सरकारी कार्यालयों पर जो भी ध्वज लगते हैं वो ISI मार्क वाले ही लगाए जाएंगे, जो मतलब कि उस शर्तों को पूरा करता है। राइट। अब होता क्या है कि इन कपड़ों के थान बनते हैं,
थानों को बम्बई रंग के लिए भेजा जाता है। जो खादी का झंडा और कपड़ा महानगर कार्यालय कानपुर में रखा है, उसके रंग के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रंग थानों पर रंग किया जाता है। थान वापस सेंटर पे आते हैं। इनको जब झंडे के रूप में सिला जाता है तो सिलाई के लिए भी हाथ से काते हुए धागे का इस्तेमाल होता है। इसे फिर अपना ISI वाले इसको अपना परीक्षण करते हैं और फिर परीक्षण के बाद झंडे के किनारे वाली पट्टी पर एक सफ़ेद पट्टी रखती है, उसके ऊपर फिर वो अपना ISI मार्कर डालते हैं। यहाँ दर्शकों को और बताना चाहूँगा मैं कि ISI भारत का मानक संस्थान जो है उसका पहला प्रोडक्ट हमारा तिरंगा ही है और इसका नाम था ISI 1 1951। 68 में जब दशमलव पद्धति आई तब फिर वो 68 हुआ है 51 की बजाय, बट ISI 1 ही है। तो ये इसकी एक विशेषता हुई। अब मैं आगे बताना चाह रहा था कि राष्ट्र ध्वज का जो केसरिया रंग है वो त्याग और बलिदान के लिए है, सफेद रंग सत्य और शांति के लिए है, हरा रंग श्रद्धा और शौर्य के लिए, संवैधानिक अर्थ है। और चक्र के बारे में, नीले रंग के बारे में तो बता ही चुका हूं। उन्होंने ये कहा कि हमारा ध्वज आयताकार होगा, 2:3 होगा इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात, और चक्र जो है सफेद रंग की पट्टी के बीच में अंकित होगा और उसका डायमीटर यानी कि व्यास इतना होगा कि वो दोनों रंगों को छूता हुआ प्रतीत हो, सफेद रंग की पट्टी के बराबर होगा, और चक्र दोनों तरफ अंकित होना चाहिए। अभी बाजार में हम देखते हैं कभी चक्र छोटे हैं, एक ही तरफ अंकित है, तो ये गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्र ध्वज को सूर्योदय के समय उल्लास के साथ, तेजी से, सम्मान के साथ फहराया जाए और शाम को सूर्यास्त के समय सम्मान के साथ धीरे धीरे करके नीचे उतारा जाए। राष्ट्र ध्वज को काटना, फाड़ना, जलाना, पैरों से रौंदना, उसे विकृत करना, उसका व्यवसाय के उपयोग करना, ये सभी अपराध हैं। राष्ट्र ध्वज को पानी की सतह पर स्पर्श कराना या भूमि का स्पर्श कराना, ये भी अपराध है। 1971 तक तो कोई अधिनियम बना नहीं था इस अपमान के लिए। 1971 में फिर ये नियम बना, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, जिसके अंतर्गत राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रचक्र, इनके अपमान के बारे में 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यहाँ पर दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि कानून तो बना है, मगर ये कानून किन पे लागू होगा? जो जानबूझकर इस ध्वज का अपमान करेगा, जानबूझकर। और भारत में ऐसा कोई नागरिक नहीं कि जानबूझकर राष्ट्र ध्वज का अपमान करे। हाँ, अज्ञानता की वजह से उससे गलती हो सकती है, जैसे एक मेला कुचला झंडा फहरा दिया, उल्टा झंडा फहरा दिया, ऐसी गलतियां हो सकती है। लेकिन ऐसी गलती अगर हुई है और किसी ने कहा भैया ये उल्टा झंडा लगा दिया आपने, और सामने वाले तत्काल उतार के ठीक कर दिया, ठीक है, अगर ऐसा है तो हाईकोर्ट जबलपुर का एक निर्णय है इसमें, और मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरे ही मामले में हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। कारण कि जिस वक्त मैं सिवनी डिस्ट्रिक्ट में सब इंस्पेक्टर था, वहां एक प्रिंसिपल के खिलाफ, प्राचार्य के खिलाफ सरपंच ने मुकदमा लगवा दिया, सब ने उल्टा झंडा फहरा दिया। मैंने मामला दर्ज किया, कार्रवाई की, सब कुछ किया। वो प्राचार्य हाईकोर्ट जबलपुर गया। वहां पर हाईकोर्ट जबलपुर ने जब तथ्य देखे और ये पाया कि प्राचार्य को जैसे ही बताया गया उल्टा झंडा है, तो उसे तत्काल उतार के सीधा कर दिया था। तो हाईकोर्ट जबलपुर ने निर्णय दिया है कि यदि कोई गलती हुई है और उस गलती को अभिज्ञान में ला दिया गया और सामने वाले ने उसे तुरंत ठीक कर दिया, तो फिर वो अपमान की कैटेगरी में नहीं आए। तो इसलिए आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद रहे जानबूझ की गलती नहीं होना चाहिए। तो ये था आपके झंडे की जानकारी।